विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर आज हम फिर लेकर आए हैं एक नया अध्याय। और नए अध्याय के जो पाठ के अंदर के प्रश्न हैं उनके उत्तर यहाँ पर एक बार पुनः लेकर आए हैं अगले अध्याय के, जो आपके कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय 7 जीवों में विविधता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पाठगत हल प्रश्न, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 91। आपकी पुस्तक में आप देखेंगे जो पृष्ठ संख्या 91 पर क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर लेकर आए हैं क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? हमें जीवधारियों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। पृथ्वी पर जीवधारियों की संख्या विशाल है तथा उनके आकार, साइज तथा रूप में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इसलिए प्रत्येक जीवों का अलग अलग अध्ययन कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। अतः वर्गीकरण का उद्देश्य है पौधों और जंतुओं की विशाल संख्या को कुछ वर्गों में संगठित करना, ताकि उनका नामकरण तथा अध्ययन आसानी से किया जा सके और याद रखा जा सके। यदि हम सभी जीवधारियों का एक साथ अध्ययन करना चाहते हैं तो नहीं कर सकेंगे। जब हमें किसी भी जानकारी को अच्छे से अध्ययन करना हो तो उसे विभिन्न वर्गों में बांटकर हम जानकारी का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हमें कई प्रकार की वस्तुएं दी जाएं, जैसे प्लास्टिक के खिलौने हैं, लकड़ी के खिलौने हैं, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं हैं, कांच की बनी वस्तुएं हैं, और हमें उनके गुण लक्षण बताना है तो हमें अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के समूह बनाने होंगे। उसी प्रकार से जीवधारियों का भी वर्गीकरण किया जाता है उनका सही अध्ययन करने हेतु। अगला प्रश्न है, अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण दें। इसका उत्तर होगा, जहाँ सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया हैं जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले व्हेल या 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ या कैलिफोर्निया में पाए जाने वाले भी हैं। दूसरा, कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। तीसरा है, रंगहीन जीव, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी विविधता पाई जाती है। तो इन 3 बिंदुओं के द्वारा हमने अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के उदाहरण देखे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि आपकी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 92 का है। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उनका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना। तो इसका सही उत्तर होगा ए, उनकी कोशिका संरचना। इसका कारण, क्योंकि जीवों को उनके निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण करना भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए, समुद्रों में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल या कोरल, हवेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से काफी अलग हैं। प्रश्न अगला है, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल या लक्षण को आधार बनाया गया है? उत्तर होगा, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए मूल लक्षण उनकी कोशिकाओं की प्रकृति, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी आधार बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? तो उत्तर यहाँ पर दिया, पोषण विधि या स्वपोषी एवं विषमपोषी के आधार पर, कोश के संगठन के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर। अगला प्रश्न है, आदिम जीव किन्हें कहते हैं? ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न है? तो वे जीव समूह जिनके शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, आदिम जीव अथवा निम्न जीव कहलाते हैं। परंतु कुछ जीव समूहों की शारीरिक रचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें उन्नत जीव कहते हैं। इनका उदाहरण है, एक कोशिक प्रोकैरियोटी बैक्टीरिया आदिम जीव है तथा बहुकोशिक यूकैरियोटी स्तनधारी उन्नत जीव है। अगला प्रश्न है, क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं? उत्तर होगा हाँ, चूंकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बढ़ती है, इसलिए पुराने जीवों या आदिम जीवों को साधारण और नए जीवों या उन्नत जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक के 96 पृष्ठ पर जो प्रश्न है कक्षा 9 की विज्ञान। आप देखें प्रश्न यहाँ पर पहला जो दिया गया, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण का मापदंड क्या है? इसका उत्तर होगा, जिन जीवों में संगठित केंद्रक और कोशिकांग नहीं होते और ना ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं, उन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। इसके विपरीत प्रोटिस्टा के अंतर्गत वे एक कोशिक जीव आते हैं जिनमें संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। इन्हें यूकैरियोटी जीव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिक यूकैरियोटी जीव को आप किस जगत में रखेंगे? तो इसका उत्तर होगा, प्रोटिस्टा जगत में इन्हें रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में
किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को और किस समूह में सबसे ज़्यादा संख्या में जीवों को रखा जाएगा? उत्तर होगा सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीव जाति स्पीसीज में और सबसे ज़्यादा जीव जगत किंगडम में रखे जाएंगे। अगला प्रश्न है, सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है? तो सरलतम पौधों को थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया है। टेरिडोफाइटा और फेनरोगेम में क्या अंतर है? तो टेरिडोफाइटा बीज रहित होते हैं अर्थात बीज उत्पन्न नहीं करते, जबकि फेनरोगेम बीज उत्पन्न करते हैं। यह सरल सा अंतर है इनमें। टेरिडोफाइटा बीज रहित होते हैं अर्थात बीज उत्पन्न नहीं करते, जबकि फेनरोगेम बीज उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हम अंतर देखते हैं। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में बीज फलों के अंदर बंद नहीं होते, उदाहरण जैसे पाइनस, साइकस आदि। जिम्नोस्पर्म, इन्हें नग्न बीजी अनावृत बीज पौधा भी कहा जाता है और इनमें कोण या कॉन्स बनते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं, उदाहरण जैसे गेहूँ, चावल आदि। इन्हें आवृत बीजी पौधा कहा जाता है और इनमें फूल बनते हैं। तो इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हमने अंतर देखा। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 105 पर जो प्रश्न दिए गए हैं। जैसे प्रश्न पहला है, पोरीफेरा और सीलेंटरेटा वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा पोरीफेरा। यह छिद्रयुक्त जीवधारी है, यह कोश का स्तर के जीव, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये अचल जीव हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके शरीर में नाल प्रणाली या कैनल सिस्टम होती है तथा शरीर कठोर आवरण से ढका रहता है। इसके उदाहरण हैं यूपिलेक्टिला, साइकोन आदि। और छठवा है, इनके शारीरिक संरचना में कम अंतर होता है, जबकि सिलेंड्रेटा इनके शरीर में देहगुहा पाई जाती है। ये उत्तकीय स्तर के जीव हैं। ये जलीय जंतु हैं जो अकेले या समूह में पाए जाते हैं। इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों आंतरिक एवं बाह्य का बना होता है। इनके शरीर में नाल प्रणाली नहीं होती। इसका उदाहरण है हाइड्रा, समुद्री एनीमोन। और इनके शारीरिक संरचना में अधिक अंतर होता है। आगे हम देखते हैं एनीलिडा के जंतु आर्थ्रोपोडा के जंतुओं से किस प्रकार भिन्न है। तो एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में हम भिन्नता देखते हैं। जैसे एनीलिडा, यहाँ आप देख रहे हैं, इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इनके पैर जुड़े हुए नहीं होते, इनमें बाह्य कंकाल अनुपस्थित होते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित और त्रिकोणिक होते हैं। इनका परिसंचरण तंत्र बंद होता है। इनमें उत्सर्जन अंग नेफ्राडिया होते हैं। इनमें श्वसन ज़्यादातर त्वचा द्वारा होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है। यह हमने एनीलिडा के लक्षण देखे। अब हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा के। इनमें वास्तविक देहगुहा नहीं होती तथा देहगुहा रक्त से भरी होती है। इनके पैर जुड़े हुए होते हैं। इनमें बाह्य कंकाल उपस्थित होते हैं। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और शरीर खंडयुक्त होता है। इनका परिसंचरण तंत्र खुला होता है। इनमें नेफ्राडिया नहीं होते तथा उत्सर्जन अंग ग्रीन ग्लैंड और मालपिचियान हैं। इनमें श्वसन के लिए फेफड़े या लंग्स या श्वास नली ट्रेकिया द्वारा होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र अच्छी तरह से विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने अंतर देखा आर्थ्रोपोडा और एनीलिडा में। अब आगे देखते हैं जल, स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है। अंतर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो जो यहाँ पर अंतर दिए गए हैं इनमें से आप अंतर अवश्य तैयार करें। तो हम अगला देखते हैं जल, स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है। तो जल, स्थलचर, इनके हम लक्षण देखते हैं। पहले जल स्थलचर जो जीव हैं त्वचा पर सल्क नहीं होते हैं। जल तथा थल दोनों में रहते हैं। ये जल में कवच रहित अंडे देते हैं। इनमें बाह्य निषेचन क्रिया होती है। इनमें श्वसन क्लोम या फेफड़ों द्वारा होता है। जो जल या स्थलचर होते हैं तो उनमें श्वसन या तो क्लोम द्वारा होगा या फेफड़ों द्वारा होगा। और इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है अर्थात इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, उदाहरण मेंढक, टोड, सैलामेंडर आदि। जबकि सरीसृप जो जंतु हैं त्वचा पर सल्क होते हैं। ये जल तथा थल में अलग अलग रहते हैं परंतु उभयचर नहीं हैं। ये जल से बाहर कवचयुक्त अंडे देते हैं। इसमें आंतरिक निषेचन क्रिया होती है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनका हृदय भी त्रिकक्षीय होता है परंतु मगरमच्छ में 4 कक्षीय होता है। इनके उदाहरण हैं सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ आदि। और हम अगला देखते हैं पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है। पक्षी वर्ग, इस वर्ग के जंतु अंडे देते हैं। इनमें दुग्ध ग्रंथियां नहीं होती। इनके शरीर परों से ढके होते हैं तथा त्वचा पर स्वेद और तिल ग्रंथियां नहीं होती। इनमें दांत रहित चोंच होते हैं। इनमें कर्ण पल्लव नहीं होती। इनकी हड्डियां खोखली होती हैं तथा इनमें वायु भरी होती है। पक्षी जो वर्ग है उसके लक्षण है। अब हम देखते हैं स्तनपायी वर्ग। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं परंतु कुछ जंतु अव्वा स्वरूप अंडे भी देते हैं जैसे इक्डिमा और प्लेटिपस।
इसमें नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल, श्वेत और तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनमें दांत होते हैं। इनमें कर्ण पल्लव होती हैं। इनकी हड्डियाँ खोखली नहीं होती हैं। अब आगे हम देखते हैं कुछ और प्रश्न। पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न आगे दिए गए हैं। जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ हैं? वर्गीकरण यदि हम जीवों का करते हैं तो क्या लाभ हैं? तो निम्नलिखित लाभ होते हैं। विभिन्न समूह जीवों के महत्वपूर्ण लक्षण उनके पारस्परिक संबंध को दर्शाते हैं। वर्गीकरण करने पर हम आसानी से विशाल संख्या में पाए जाने वाले जीवों का नामकरण और अध्ययन कर सकते हैं और उन्हें याद भी रख सकते हैं। यह जीव विज्ञान की अन्य शाखाओं को अध्ययन का आधार प्रदान करती है, जैसे वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, पारिस्थितिकी, जंगल लगाने की कला आदि। और चौथा, यह सभी जीवों की एकदम स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारित करने के लिए दो लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे? तो वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारित करने के लिए हम जंतुओं के विशिष्ट लक्षण और कम महत्वपूर्ण लक्षणों को आधार लेकर उनका वर्गीकरण करेंगे। उनके विशिष्ट लक्षण और कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। अगला प्रश्न है, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। तो जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। कोश की संरचना, प्रोकैरियोटी अथवा यूकैरियोटी। जीव का शरीर एक कोशिक अथवा बहुकोशिक है या बहुकोशिक जीवों की संरचना जटिल होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति और पोषण की विधि, इनके आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन से हैं? इस वर्गीकरण का क्या आधार है? तो पादप जगत के जो 5 प्रमुख वर्ग हैं वह हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनके वर्गीकरण के आधार हैं पादपों की शारीरिक संरचना में कोई विविधीकरण है अथवा नहीं। इनमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जलते तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक हैं अथवा नहीं। पौधे बीज रहित हैं या बीज उत्पादित करने वाले हैं। पौधे नग्न बीजी हैं या फलों में बंद बीज वाले हैं। तो इस प्रकार से हम पौधों का वर्गीकरण करते हैं। आगे आप देखें, यहाँ पर पौधों के वर्गीकरण से संबंधित रेखाचित्र भी दिया गया है। जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है? यहाँ पर मूल अंतर दिए गए हैं। पौधे, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इनमें पर्णहरिम उपस्थित होता है, एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। जबकि जंतु, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये परपोषी या विषमपोषी होते हैं। ये खाद्य हेतु पौधों पर निर्भर हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं तैयार करने में सक्षम नहीं होते। इनमें पर्णहरित उपस्थित नहीं होता, ये एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से जंतु और पौधों में अंतर बता सकते हैं। वर्टिब्रेटा, कशेरुकी प्राणी को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए। तो सभी कशेरुकी प्राणियों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड, पृष्ठनलीय, कशेरुकदंडी व मेरुरज्जु, त्रिकोरकी शरीर, युग्मित, क्लोमथैली और देहगुहा। यहाँ पर आगे भी आप देख रहे हैं कशेरुकी के उप समूह जो दिए गए हैं, इन्हें भी आप देख लें। और आगे हम देखते हैं वर्टिब्रेटा के निम्नलिखित 5 वर्ग हैं। वर्टिब्रेटा के जो 5 वर्ग हैं वह हैं मत्स्य, जल, स्थलचर, सरीसृप, एबीज और स्तनपायी। तो इस प्रकार से हमने जो हमारा अध्याय 7 था कक्षा 9 विज्ञान का जीवों में विविधता उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखे। इसी प्रकार से आप अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं, महत्वपूर्ण सामग्री पब्लिश की जाती है तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि यह सामग्री आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में सफलता दिलाने में बड़ी ही मदद करेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।